हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। सीटेट 2024 जो कि आपका जनवरी में प्रस्तावित है, उसके लिए हम आपको आज की इस क्लास में हिंदी पेडोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे और ये प्रश्न सीटेट के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये दोस्तों, विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए देखते हैं दोस्तों इन प्रश्नों को। क्लास के अंत में दोस्तों अपना आप सेल्फ असेसमेंट स्वयं मूल्यांकन जरूर करिएगा कि आज की इस क्लास में हिंदी के 30 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला ही प्रश्न हमसे पूछा गया 31 नंबर का प्रश्न है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, पहला ऑप्शन है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, बी वाला ऑप्शन है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, सी वाला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है और डी वाला ऑप्शन है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। आप लोग बताइएगा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, अगर आप दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, तो पहला ही ऑप्शन है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। बी वाला ऑप्शन है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। सी वाला ऑप्शन है कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए और डी वाला है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अनुसार। अगर आपका दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो उनके लिए जो है अगर आप भाषा सिखा रहे हैं उनको, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए आप ज्यादा से ज्यादा किसका प्रयोग करेंगे, मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है। पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, सीटेट के प्रश्नों को काफी अच्छे ढंग से आप पढ़िएगा। ठीक है, बहुत जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न को अगर आप समझ गए तो आपको ऑप्शन में उत्तर खोजने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। पहला है विदेशी साहित्य की रचनाएं। बी वाला ऑप्शन है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। सी वाला ऑप्शन है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों और डी वाला केवल कहानियां अथवा कविताएं। तो केवल वाला तो बिल्कुल ऑप्शन कट जाएगा, होगा ही नहीं। ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करिए दोस्तों जो बच्चों से जुड़ा हो, मीन्स बच्चे से जुड़ा हो। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी वाला ही सही हो जाएगा, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 33 का मीन्स बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन। काफी अच्छा ये भी क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। पहला है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। बी वाला है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। सी वाला है संज्ञा को परिभाषित कीजिए और डी वाला है संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। यानी कि जिसमें दोस्तों उदाहरण इंक्लूड हो, एग्जाम्पल शामिल हो। ठीक है, क्योंकि बच्चों को दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से काफी बेहतर तरीके से आप सिखा सकते हैं कोई चीज। क्योंकि बच्चों के आप देखे होंगे जो किंडरगार्टन बच्चे होते हैं जिसमें LKG UKG होता है उनमें TLM का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 35, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए, बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। क्या पूछा गया, देखिए ध्यान से, सबसे कम प्रभावी तरीका। पहला है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, दूसरा है अपने अनुभवों का निर्माण, सी बातचीत करना और डी है संवाद अदायगी। तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा
क्योंकि सबसे कम पूछा है, तो व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास जो है ये आपका मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका है। बाकी आपके जो तीनों ऑप्शन है बी और सी और डी, ये बी सी और डी जो है आपके जितने भी ऑप्शन है तीनों, ये आपके जो है काफी ज्यादा प्रभावी तरीके माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 36 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, पूछा गया है। क्या नहीं है? पहला है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। बी वाला है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। सी वाला है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। और आपका डी वाला ऑप्शन है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा का शिक्षण का उद्देश्य नहीं, ऑप्शन नंबर बी वाला ही सही हो जाएगा। हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपको लैंग्वेज सीखना है, लैंग्वेज लर्निंग करना है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें से कौन सा कारक है। भाषा के व्याकरणिक नियम, पहला ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं। दूसरा है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, बिल्कुल नहीं। सी वाला है भाषा की पाठ्य पुस्तक, बिल्कुल नहीं। समृद्ध भाषिक वातावरण, बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समृद्ध भाषिक वातावरण भाषा सीखने के लिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर का क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है 38 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे। अगर आप हिंदी भाषा का असेसमेंट कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आप किसे महत्व देंगे। आप लोग बताइएगा। सीखने की क्षमता का आकलन, पहला है काव्य सौंदर्य को देंगे, या निबंध लिखने की योग्यता, या व्याकरणिक नियम। ठीक है, तो जिसमें दोस्तों सीखने की बात किया जाए, ठीक है, यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले ही ऑप्शन में दिया है सीखने की क्षमता का आकलन, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, हमसे पूछा गया है एक बहुभाषिक मल्टीलिंगुअल क्लास में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। ठीक है, कह रहे हैं एक मल्टीलिंगुअल क्लास बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम की बात किया है महत्व देंगे। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, इसको आप बिल्कुल महत्व देंगे। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, इसको भी आपको TLM जिसकी बात की जाती है उसको भी महत्व देना होगा आपको। कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, जब बहुभाषिक मल्टीलैंग्वेज क्लास चाहिए तो ये तो चाहिए ही बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भ। ठीक है, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आपका ये डी वाला ऑप्शन आप देखिए, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, ये वाला दोस्तों आपका सबसे कम महत्व होगा। ठीक है, बहुभाषिक क्लास के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। आप लोग बताइएगा इसका आंसर कौन सही होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है, पहला है अभ्यासों में वैविध्य, बी वाला ऑप्शन आपका पाठों की संख्या, सी वाला है विषय वस्तु में वैविध्य, और डी वाला है भाषा की विभिन्न छटाएं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठों की संख्या। यहाँ पे देखिए वही प्रश्न पूछा गया है, सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 रहा हमारा। 48 नंबर का क्वेश्चन है बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेज की बात किया गया है, मल्टी लैंग्वेज की। कह रहे हैं बहुभाषिकता भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, ये नेगेटिव आंसर है, नहीं चलेगा। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, सीटेट के प्रश्नों में निगेटिव आंसर नहीं चलेंगे, हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए वाले में भी निगेटिव आंसर है, बी वाले में भी निगेटिव आंसर नहीं चलेगा। सी वाले में देखिए भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और डी वाला है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, ये भी नहीं होगा, ये भी निगेटिव आंसर है। तो हमारा सी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है।
क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 42 नंबर का, 42 नंबर का कह रहा है भाषा, भाषा मतलब लैंग्वेज होता है, विद्यालय में ही सीखी जाती है। क्या भाषा जो होती है दोस्तों केवल विद्यालय में ही सीखी जाती है, बच्चों को सिखाई जाती है? ऐसा तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, हो सकता है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, ये भी गलत है आंसर, क्योंकि निगेटिव है। ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा व्याकरण के नियम पे ही चलेगी भाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन है नियमों की जानकारी से ही निखरती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए जो ही वाला इसमें निपात ऐड किया गया है, अगर ये मिल रहा है तो निगेटिविटी का भाव प्रदर्शित करता है किसी सेंटेंस में, क्योंकि उसमें जबरदस्ती कार्य कोई किया जाता है तो वहां पे उसमें बीच में ही लगाया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे, पढ़ने से ही क्लियर हो जा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा। भाषा जो होती है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे विद्यालय आने से पहले, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। 43 का पहला ऑप्शन है कोरी स्लेट होते हैं, कोरी स्लेट तो नहीं होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, ये नेगेटिव ऑप्शन है, ठीक है। सी वाला है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि वो भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं? नेगेटिव आंसर, नहीं चलेगा। डी वाला है भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, यानी विद्यालय आने से पहले क्या उनको भाषा में के जो चारों कौशल होते हैं उनमें उनकी अच्छी पकड़ होती है? ऐसा तो नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, पूछा गया है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। किसके? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 44 नंबर का क्वेश्चन है। 44 नंबर का पहला है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, नहीं। बी वाला ऑप्शन है भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, बी वाला जो ऑप्शन है भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, बिल्कुल जो भाषा अधिगम होता है वो आपका प्रयासपूर्ण होता है। 44 का 44 का बी वाला ही सही हो जाएगा, बाकी सी और डी ये दोनों नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा क्या सही होगा, ठीक है। पूछा गया कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा जो है पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है मंदिरा। पहला वाला ऑप्शन है मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। अब इसको पूरे वाक्य को आप देखिए, ठीक है, तो आपको लगेगा क्या इसमें केवल सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? ऐसा तो नहीं है, नेगेटिव आंसर है, नहीं, गलत हो जाएगा। केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, ये भी नहीं होगा, केवल वाले ऑप्शन तो ऐसे हट जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए दिया है केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आप खुद देखिए क्या इसमें सिर्फ सर्वनाम का ही प्रयोग हुआ है? डी वाला देखिए लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, बिल्कुल यही आंसर आपका सही हो जाएगा। 45 मीन्स 45 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। हमारा पेडोलॉजी का जो क्वेश्चन था वो खत्म हो गया है। अब यहाँ पे देखिए दिया है कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को जो 16 से लेकर के 21 तक दिए गए हैं सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो ये आपकी दोस्तों ये कविता है, इसको अच्छे से पढ़ना आपको है। इसके बाद इस पे आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसके आंसर आपको देने हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसको। देखिए दिया है हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, नदियां पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। वृंद लताएं पौधे डाली
चारों ओर भरे हरियाली, मन में जागे उमंग, यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। तो इसको पढ़ना है दोस्तों और इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है और इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलते हैं उन प्रश्नों को देखते हैं हम लोग जो है। आगे भी इसमें मुश्किल से मिलती है जीवन, हम सब हैं इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित न हो तो सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। अब ये इस पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला ही प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा गया हमसे 46 नंबर का, 46 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, हरा भरा जीवन का अर्थ है। हरा भरा जीवन का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन पेड़ पौधों से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, सी वाला है हरियाली युक्त जीवन और खुशियों से परिपूर्ण जीवन। तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे दोस्तों तो आप कर ले जाएंगे हरा भरा जीवन का क्या अर्थ है, ठीक है। तो आप देखेंगे ए वाला ऑप्शन जो है, बी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन आप देखेंगे मैच कर रहे हैं। बाकी डी वाला ऑप्शन देखिए, हरा भरा जीवन का अर्थ यही है कि हमारा जो जीवन है खुशियों से परिपूर्ण हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे है, देखिए कौन सी चीजें बाहर लेकर के आती हैं? नदियों की आवाज, पहाड़ों की चोटियां, समस्त प्राकृतिक उपादान और पेड़ों की हवा। कौन सी चीजें बाहर लेकर के आती हैं? तो बाहर लेकर के समस्त प्राकृतिक जो उपादान है वही बाहर लेकर के आती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 48 है यहाँ पे, कवि के सृष्टि का उपहार, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? पहला है वृंद लताएं, दूसरा है हरा भरा, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी और चौथा है पौधे और डालियां। आप लोग बताइएगा इसका आंसर कौन सही हो जाएगा? इसका सी वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। कवि ने सृष्टि का उपहार जो है प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशियों को कहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया 49 नंबर का, कवि यह संदेश देना चाहता है कि पहला जीवन में सब बेकार है, निगेटिव आंसर नहीं चलेगा। पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी प्रकृति में पेड़ पौधे नदियां पर्वत शामिल है, ये नहीं होगा। चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, ये भी नहीं होगा। आपका बी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, कवि कविता के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, पूछा गया है कि जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, भक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि, यानी जो कवि हैं इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? जो पंक्ति दी गई है, जग से तुम हो और तुमसे है ये प्यारा संसार, इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? पहला है व्यक्ति और संसार, खाली स्थान, दोनों का अस्तित्व एक दूसरों पर निर्भर करता है, बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति और संसार जो है, खाली स्थान दिया, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर ही निर्भर करता है, यही वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है कि अनुपम से अभिप्राय है, 51 नंबर का, ठीक है। तो अनुपम का मतलब सुखद, आनंदमय, मनोहारी होगा कि जिसकी उपमा न दी जा सके। तो अनुपम का मतलब अद्भुत, अनोखा, अद्वितीय होता है, जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिसकी उपमा न दी जा सके। तो ऊपर आप लोग देखे होंगे कि कविता दी गई थी, कविता पे आधारित कुछ प्रश्न दिए गए थे, उसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो 15 क्वेश्चन है सीटेट के, वो पेडोलॉजी से पूछे जाएंगे हिंदी के, और बाकी जो 15 क्वेश्चन होंगे, बाकी जो 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन वो आपके गद्य और पद्य से पूछे जाएंगे, ठीक है। सीटेट के लैंग्वेज वाले पेपर में चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या संस्कृत हो, उसमें 15 क्वेश्चन आपके पेडोलॉजी से पूछे जाएंगे। बाकी 15 क्वेश्चन दोस्तों आपके पैसेज पे आधारित होंगे, यानी गद्य और पद्य से पूछे जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर कविता दिया गया था, कविता पे आधारित कुछ प्रश्न दिए गए थे, उसी तरीके से यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे गद्यांश दिया है और कह रहा है गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 30 तक, ठीक है, में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे भी ये आपका गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं। जैसे दिया गया है, समस्याओं का हल ढूंढने के लिए क्षमता पर
एक अध्ययन किया गया और इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ के वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते हैं, यानी एक तरफ वे बच्चे हैं जो केवल दुकान देखते हैं, स्कूल से उनका कोई मतलब नहीं है, और ऐसे बच्चे जो दुकान भी संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, यानी कुछ ऐसे भी बच्चे जो दुकान भी संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकानदार में कोई मदद या दुकान में कोई मदद नहीं करते हैं। तो वहां पे एक चीज पाया गया कि उनमें गणना के बाद इबारती सवाल पूछेगा और दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों में जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना या मन गणित का प्रयोग बहुत कम किया। यानी जो बच्चे दुकानदार नहीं हैं उन्होंने मौखिक गणना या मन गणित का प्रयोग बहुत कम किया, लेकिन वह बच्चे जो दुकान देखते हैं, ठीक है, दुकानदारी करते हैं, उनका कैलकुलेशन भी बहुत तेज था, मौखिक गणना भी तेज थी, मन गणित भी बहुत अच्छा था उनका। यहाँ पे देखिए दिया गया है बनिस्पत उनके जो दुकानदार थे उसकी स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिसका कारण नहीं समझा जा सकता है। यानी जो स्कूल वाले बच्चे थे उन्होंने गलतियां भी की। इससे यह साबित होता है कि, आगे देखते हैं, इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते। यानी इससे यही साबित होता है कि दुकानदारी करने वाले बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते। इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूली बच्चों की वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वे अपने लिए जरूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। तो इसमें 3 तरह के बच्चों की तुलना की गई थी। ठीक है, आइए देखते हैं इन प्रश्नों को और समझने का प्रयास करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ही प्रश्न हमारा है कि समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था। अभी आप पढ़े हैं, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ था, यहाँ पे गणित से। 52 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 53 नंबर का क्वेश्चन है, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग किया। किन बच्चों ने किया, आप लोग बताइएगा इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, नहीं। जो बच्चे न तो दुकानदारी करते हैं न ही स्कूल जाते हैं, बिल्कुल नहीं। सी वाला ऑप्शन है जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते हैं, भी नहीं। और जो दुकानदारी करते हैं, जो बच्चे दुकानदारी सिर्फ दुकानदारी करते हैं उन्होंने मौखिक गणना का प्रयोग ज्यादा किया। 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, गणित के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिकल नॉलेज इज द बेस्ट नॉलेज। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 54 का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर का है, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते क्योंकि, यानी जो बच्चे दुकानदार होते हैं वो बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते, ऐसा क्यों। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, वे कभी भी गलती नहीं करते। क्यों नहीं गलती करते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं गलती नहीं करेंगे। बी वाला ऑप्शन, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। बिल्कुल सही, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि गलती न हो। अगला क्वेश्चन हमारा है 56 नंबर का, 56 नंबर का, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर, पहला ऑप्शन है खराब अच्छा होता रहता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है, अच्छा होता है। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा खराब अच्छा होता रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 57 नंबर का, पूछा गया है कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को, पहला सीमित कर सकता है, बनाने में भी मदद करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बनाने में भी मदद करता है जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश होता है, और उसे संकुचित भी और सीमित भी कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम कुछ क्वेश्चन है, इक प्रत्यय का उदाहरण है। किस शब्द में इक प्रत्यय है। जैसे आप सांस्कृतिक बोल रहे हैं, सांस्कृतिक, इसमें इक प्रत्यय है, बिल्कुल है। जैसे सांस्कृतिक, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी चूंकि में नहीं है, संकुचित में भी नहीं है और सीमित में भी नहीं है। इक प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन है, मन गणित का अर्थ है।
मन गणित का क्या अर्थ है? मन ही मन हिसाब लगाना, उसे मन गणित कहा जाता है। मन ही मन हिसाब अगर लगा रहे हैं तो इसे ही मन गणित कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया है जिसमें दो क्रियाएं साथ में होती हैं, उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे पहला ऑप्शन हमारा है दुकान संभालते हैं, नहीं है इसमें। हिसाब लगाते नहीं है, स्कूल जाते नहीं है, अध्ययन किया गया, यहाँ पे आपका संयुक्त क्रिया हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा।